हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एकदम बढ़िया मस्त। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाइए। आप लोगों ने एक तो वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया है और मैं आदित्य आनंद पूरा जोश के साथ, पूरा एनर्जी के साथ आप लोगों का सारा कुछ करवा रहा हूँ। मैं हूँ मेड जेई एक्स नीट जेई एंड फाउंडेशन चैनल पे, जहाँ पे मैंने कंप्लीट फ्री लेक्चर्स दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में आज अपन क्या करने वाले हैं सर, वर्क डन बाय द वेरियस फोर्सेस। लेकिन इन सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस का वैरायटीज और कवर करने वाला हूं जो लास्ट क्लास में कवर किया था। हमने अभी तक वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स को पढ़ा है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल पर समझते हैं। मैंने एक और चीज बताया था लास्ट क्लास में कि वर्क डन ग्राफ से कैसे होता है। तो अगर तुम कोई भी ग्राफ बनाते हो और वहां से वर्क डन निकालते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ से भी निकलता है सर। तो मैंने ग्राफ से क्या बताया था, सपोज करो कि मेरे पास कोई भी एक एफ और एक्स का ग्राफ है। लेट वी हैव एफ एक्स ग्राफ। मान लो इधर फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने और मान लो इधर मैंने रिप्रेजेंट क्या कर दिया, जल्दी से बताओ। इधर मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया, इधर मैंने एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। और सपोज करो वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब होता है। क्या यहां पे तुम उस चीज को समझ पाओगे ग्राफ को कि वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है? तो जरा सा देखते हैं, बहुत एंजॉय करोगे तुम। अभी पढ़ाने वाला हूं जहां पे मैं। तो देखो इस ग्राफ को जरा सा समझो। अगर ये ग्राफ का एरिया सपोज करो, यहां पे ये f वर्सेस x ग्राफ है सपोज करो, और ये वाला x जो है वो कुछ है, मान लो 5 मीटर है। मान लो x1 और x2 अभी इंडिकेट करता हूं मैं, x1 और x2। आई विल टेल यू x1 क्या होगा और x2 क्या होगा, इट डिपेंड्स। तो अगर मैंने बोला इस ग्राफ से एरिया बताओ, इस ग्राफ से वर्क डन बताओ, हमारा केस तो वर्क डन है, एरिया थोड़ी है। लेकिन हमने क्या सीखा है, जब हम वर्क डन करते हैं कहां से कहां तक सर, मान लो मैंने पूरा ग्राफ का एरिया बोल दिया, पूरा वर्क डन बोला, नेट वर्क डन, तो कहां से कहां तक, 0 से लेके x2 तक। तो तुम लिखोगे इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स 0 टू x2। दिस इज टोटल वर्क डन। और इसी को मैंने क्या सिखाया, ये कि कुछ भी नहीं, ये क्या होता है, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो ये एरिया है, यहां पे कुछ ट्रायंगल है, यहां पे कुछ ट्रायंगल है। अगर तुम देखोगे तो ये चीज इंडिकेट ही क्या कर रहा है, इसका एरिया। तो अगर तुम इसका एरिया निकालोगे तो ये एरिया आ जाएगा पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव A1। और ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, जल्दी देखना, ये वाला मान लो निगेटिव एरिया आ गया। तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, ये आ जाएगा निगेटिव A2। क्योंकि ये जो भी ग्राफ फोर्स नीचे, इसका मतलब फोर्स निगेटिव है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, फोर्स क्या है मेरे भाई, निगेटिव। यानी कि इस ग्राफ से मैं तुम्हें अब क्लियर पिक्चर दिखाने के मूड में हूं कि देखो मेरे भाई, ये ग्राफ तुम्हें निगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया एंड नेट जीरो एरिया सबको बता सकता है। अगर ये बड़ा है इससे तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये बड़ा है, थोड़ा सा ग्राफ और नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा सपोज करो, तो ये बड़ा हो जाएगा, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अगर दोनों बराबर होगा तो जीरो वर्क डन हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ से भी ये खेल हो सकता है। और जब तुम एरिया निकालोगे, वर्क डन निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। और ये एरिया जब तुमने निकाला तो क्या निकला, प्लस का A1 और प्लस का माइनस का A2। क्योंकि ये दोनों नेट एरिया हमें निकालना होता है और जो फोर्स के नीचे वाला पोर्शन है वो निगेटिव एरिया होता है, ये ध्यान रखते हुए कीजिएगा। क्या इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। फर्स्ट वन, इफ एरिया ऑफ A1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन A2 का मैग्नीट्यूड, इन दैट सिचुएशन वी हैव पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि ये वाला चीज ज्यादा है इससे। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी है वेयर A1 का मॉडुलस इज इक्वल टू A2 का मॉडुलस, इन केस में वी हैव जीरो वर्क।
क्या हो जाएगा, 0 वर्क। क्यों सर, क्योंकि ये पॉजिटिव का है और ये निगेटिव का है, मैग्नीट्यूड बराबर मैंने बोला है, राइट। अगर मैं बोलूं तीसरा केस कि मैग्नीट्यूड ऑफ A1 इज लेसर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A2, इन दैट सिचुएशन वी हैव नेगेटिव वर्क, क्योंकि ये वाला एरिया ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ कुछ डिफरेंट लुक्स लाइक ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा ग्राफ। तो ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव वर्क। तो ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ग्राफ से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क देखते हुए आप बता सकते हो, ठीक। अब ये कहानी मैं एक नए सिचुएशन से भी क्रिएट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन रेज किया तुम्हें, देखो ग्राफ से कैसे एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सपोज करो कि मेरे पास एक फोर्स है, और ये फोर्स जो है, जरा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने के मूड में, वो भी मैंने बताया मेरे पास एक फोर्स है जो रिप्रेजेंट हो रहा है -(x+5) से, ठीक। इतना न्यूटन का कहीं पे फोर्स लग रहा है, जो कि वेरिएबल फोर्स है, देखो, हाँ है ना, हाँ सर। मैंने बोला कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, जरा देखना, कोई भी पार्टिकल है, वो चला, पार्टिकल फोर्स ये एक्ट किया, एंड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, देखना, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x = 0 टू x = 10 मीटर, ठीक। हाँ सर, चलिए, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अब एक तो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ओके। एक तो बड़ा ही आसान सा चीज हो गया कि तुमने FDX से आंसर निकाल लिया, लेकिन सपोज करो मुझे FDX से नहीं आंसर निकालना है, तो क्या ग्राफ से ही काम कर सकते हो? यस, व्हाई नॉट। बताओ, इसका तुम ग्राफ बना सकते हो या नहीं? हाँ सर। इसको अगर y = mx + c में इंडिकेट करो, तो ये c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। -1 का मतलब स्लोप -1। इसका मतलब अगर इसका सॉल्यूशन देखो तुम, तो क्या बोलोगे, यहां पे m का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के, देखो ध्यान से। और ये कितना है, ये वाला एंगल है, tan थीटा का वैल्यू कितना है, -1। -1 कितने पे होता है, 135 पे। तो ये स्लोप का मतलब -1 = tan 135 होगा। तो ये एंगल ऐसे ही निकाल दिया मैंने तुम्हारे ज्ञान के लिए, बस ये 135 डिग्री पे होगा। अब ध्यान से देखो, जब ये इसको मिल रहा होगा, तब यहां पे x का वैल्यू 0 हो गया मेरे भाई। x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 5 को इंडिकेट करेगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। तो अगला और कितना दूर चलेगा, ये 5 मीटर और चलेगा, तो इसको बराबर बराबर ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो, मजा आ गया होगा, अब तुम्हें कोई दिक्कत की बात रही नहीं होगी जीवन में। तो यहां पे अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 10 रखोगे यहां पे, तो -10 और +5। तो पहले जब तुम x का वैल्यू 0 था, तो ये फोर्स का वैल्यू 5 था। देखो, मजा आ गया होगा तुम्हें अब। और मैंने बताया x 10 मीटर तक चला, तो ये वाला 10 मीटर हो गया होगा x। और जब x का वैल्यू 10 रखोगे, तो -10 + 5 कितना होगा, -5। तो ये वाला लाइन जो होगा, ये वाला लाइन कहां पे जाएगा, -5 पे। देखो कितना इंटरेस्टिंग कहानी तुम्हें समझ में आया होगा। और ये -5 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है। तो ये निगेटिव एरिया इंडिकेट कर रहा है, ये पॉजिटिव एरिया इंडिकेट कर रहा है। इसका टोटल एरिया बराबर होगा, निकाल लो, ½ × बेस × हाइट, और ½ × बेस × हाइट। बेस यहाँ पे 5 है, हाइट यहाँ पे 5 है, बेस यहाँ पे 5 है, हाइट यहाँ पे 5 है। ये पॉजिटिव एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया A1, जिसका वैल्यू होगा ½ × बेस × हाइट। और ये वाला एरिया जो होगा वो निगेटिव एरिया हो जाएगा, -A2। इसका वैल्यू होगा माइनस, इसलिए लिख दिया क्योंकि फोर्स इटसेल्फ निगेटिव में है, और मैंने अभी बताया इसके नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा ½ × बेस × हाइट। तो देखो ये हो जाएगा कितना, -25/2 है ना जूल, और यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा 25/2 जूल। तो नेट वर्क डन इन दोनों का सम हो जाएगा। तो नेट वर्क डन अगर निकालोगे तो +25/2 जूल और -25/2 जूल। तो टोटल आंसर कितना हो गया, 0। दिस इज मेथड 1। लेकिन तुम तो AA आर्मी हो ना यार, तुम तो दूसरा चीज भी चेक कर ही सकते हो तुरंत से।
तो तुम्हें आज मैं इस ग्राफ का भी फील दिलाने की कोशिश कर रहा था, इससे डायरेक्ट ग्राफ भी बन जाता है, समटाइम्स इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं भी पड़ती है। और यहां से अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो तुम्हें मैंने बताया कि एफ डॉट डी एक्स कर दो और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10 तक कर दो, यह आंसर देगा, बिल्कुल देगा, है ना। अब देखो ध्यान से, अगर एफ डॉट डी एक्स करोगे तो फोर्स एक्स का ही फंक्शन है, एक्स के डायरेक्शन में ही फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के डायरेक्शन में ही, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 एन डी एक्स। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा वो जरा समझो, माइनस एक्स डी एक्स माइनस आउटसाइड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 10 तक, यहां पे प्लस 5 हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन 5 डी एक्स, और ये भी हो जाएगा 0 से लेकर 10 तक। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, यस सर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इसी में था एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि 10 का स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 100 बाय 2। बोलो कोई परेशानी नहीं है। और ये वाला देखो क्या हो जाएगा, प्लस 5 आउटसाइड dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा ये 5 इंटू 10, ये भी हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50, माइनस 50 और प्लस 50, देखो 0 वर्गन हो गया, ये तो होना ही था। तो एक तुम तो सब चीज जानते हो, एफ डी एक्स करके भी तुम्हें फील करवा दिया, और मुझे ये चीज तुम्हें सिखाना था कि ग्राफ से पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव सारा एरिया कवर किया जा सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि इसके नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, जो हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीख लिया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमने बात करी थी वेरिएबल फोर्स का। कुछ ऐसे वेरिएबल फोर्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क प्रोड्यूस करता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। ये क्या बोल रहे हो सर, अभी समझ में आएगा। टेक अनदर एग्जांपल, सपोज करो वी हैव अनदर क्वेश्चन इन विच वी हैव फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ, ध्यान से सुनना, के इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। फोर्स माइनस ऑफ के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप acts on the particle and particle moves from 0, a to a, 0, या फिर 0, 0, a तक ले जाता हूं, है ना। यहां से ऐसा करता हूं 0, 0 इनिशियल पॉइंट टू a, ये क्या हो रहा है, a, ये क्वेश्चन है, ये फोर्स निकला और ये लिमिट में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, इंटरेस्टेड इस फंक्शन में हूं। ये फंक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, जब भी तुम्हें इस तरीके से मिले, ये फोर्स y और x दोनों को इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है, तो ऐसे केस में जब तुम वर्क डन लिखोगे, क्या हो रहा है भैया, ऐसे केस में जब तुम वर्क डन लिखोगे तो f डॉट dx नहीं लिखे dr वेक्टर या फिर ds वेक्टर ये लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां पे जब तुम इसे सॉल्व करने बैठोगे मेरे भाई, तब ये dr क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे x और y दोनों डायरेक्शन में फोर्स वेरिएबल है। और मैंने खूब बताया है कि ऐसे सिचुएशन में माइनस के वाई आई कैप और माइनस के एक्स जे कैप है, ये हो गया तुम्हारा फोर्स, और dr क्या हो गया, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पे कुछ नया फंक्शन होता, सपोज करो z का भी कुछ होता, तो हम dz जे कैप भी लिखते। क्यों नहीं लिखे dz जे कैप, जल्दी से बताओ बच्चों। क्योंकि जरूरत ही नहीं है सर आपको। बोलो, मस्त वाला मजा आ रहा है एकदम। तो यहां पे अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आई के साथ जाएगा, तो y dx लिखेंगे अपन। हाँ सर, और ये माइनस माइनस को माइनस के कॉमन ही ले लेता हूं, इसका जरूरत थोड़ा सा कम है अभी, और ये x और dy हो जाएगा। अब ये चीज हमें निकल के आएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, यही तो हमने सिखाया है तुम्हें, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट रख दूंगा बाद में मैं 0, 0 से a को आए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो फंक्शन है क्या ये इंटीग्रेटेबल है? तो जब यहां y है, यहां x है, तो तुम आंख बंद करके x का पावर n का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अच्छा, यस, सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये लो ज्ञान की बातें इधर देखो, इंपॉर्टेंट इन्फो।
इंपॉर्टेंट इन्फो क्या है कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन y dx तभी होता है जब ये x का फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स dx हो सकता है। यहां पे अगर ये y x का फंक्शन नहीं है, y ही है, तो तुम यहां पे कोई x का पावर n फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यू कांट यूज x का पावर n फॉर्मूला। x का पावर n dx का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 बाय n+1 तब होता है जब ये जो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है ये और ये जो वेरिएबल्स है ये दोनों सेम होगा। यानी कि अगर x में वेरिएबल है तो x का ही ये इंटीग्रल एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला चलेगा। दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन दिस इज समथिंग एल्स, लेट इट बी z एंड लेट इट बी y। यू कांट यूज दिस फॉर्मूला। लेट इट बी y का पावर y, let it be dx. You can't use this formula. Let x square and here dy. You can't use this formula. ये फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा इन सिचुएशंस में। इन सिचुएशन, ये जो सिचुएशन मैंने क्रिएट किया अभी तुम्हारे सामने, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला x का पावर n। गेटिंग? दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन, नॉट एप्लीकेबल। तो अब तुम फंस गए, कि इन सारे फंक्शंस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहां तो सर वही आ गया कि y के पीछे dx आ गया और x के पीछे dy, तो तुम कर ही नहीं सकते। ऐसे सिचुएशन में कुछ और सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है उसे ध्यान से सुनो। ये सोचना पड़ता है कि ये जो चीज है ये किस चीज का डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो एक दो प्रैक्टिस से ये चीज निकल के आता है, तुरंत से नहीं निकल के आता है। बात आ रहा है समझ में तुम लोगों को? प्रैक्टिस से निकल के आता है। तो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं, देखो कैसे सोचना होता है इस क्वेश्चंस को। सोचना ये होता है कि अगर इसे डिफरेंशिएट किया गया होगा तो ये बाहर रखा गया होगा, पहला बात, और दूसरे का डिफरेंशिएशन किया गया होगा। तो एक फंक्शन बाहर है और दूसरे का डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन x ही दिख रहा है। फिर दूसरे से भी पूछना होता है तुम क्या हो। इसने बोला यही तो करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल टाइप का चीज है। यहां पे देखो, एक बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। ये कुछ x और y के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है यहां पे। यह आपको कैसे पता चला? किसी को दुनिया में पता नहीं चलेगा, करने से ही पता चलेगा। पहले बात समझिएगा, दिस इज हिट एंड ट्रायल। यह आपको समझना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन को अगर तुम ब्रेक करोगे तो एक x बाहर हो जाएगा, या y बाहर कर लो पहले और x का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस y बाहर हो गया तो अब x बाहर होगा और y का डिफरेंशिएशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको कोट किया है यहाँ पे, देखो ध्यान से। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैंने कोट किया है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहां पे कोट किया, y dx प्लस x dy। तो ये जो चीज है, ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज को मैं लिख सकता हूं, देखना कैसे, माइनस ऑफ k इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स वाई। आया मजा? माइनस ऑफ k इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एक्स वाई। तो ये चीज जब तुम लिख पाए तो अब तुम्हें मैंने क्या क्या सिखाया है, एक और चीज क्या सिखाया। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, इंटीग्रेशन ऑफ d बचवा लोग एंड बचवी लोग, तो क्या हो जाएगा, बचवा लोग एंड बचवी लोग। बात समझ में नहीं? तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ये हाथी का सूट लगा दो, d ऑफ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई। आया मस्त वाला मजा, क्योंकि d बाहर निकल जाएगा। अब ये खुद वेरिएबल है x इंटू वाई का प्रोडक्ट, तो यहां पे एक्चुअल में एक्स वाई का प्रोडक्ट का पावर 0 है, तो ये d ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो यहां पे अब तुम बड़ा इजीली समझ पाओगे कि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना सर, 0,0 टू a, तब आप इस d को हटा के लिखोगे माइनस ऑफ k और इंटू एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट, और लिमिट हो जाएगा 0,0 टू a।
अब आपको लिमिट x और y के बदले 0 0 रखना पड़ेगा। ये x को इंडिकेट करेगा, हमेशा याद रखना बच्चा लोग, और ये y को इंडिकेट करेगा। ये x और y का लिमिट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इसे बोलते हैं। x y तीसरा रहता तो z होता। तो यहाँ पे माइनस के है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का प्रोडक्ट, अपर लिमिट रखो a इंटू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू 0, तो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू के, तो माइनस के ए स्क्वायर जूल का वर्क डन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट वर्क डन, यही तो हमने निकालना शुरू किया था। ये क्या है हमारे लिए, वर्क डन है सर। वर्क डन कितना निकला, माइनस के ए स्क्वायर। बोलो मजा आ रहा है, सीख रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे जहन में बैठे रहना चाहिए कि सर ने एक न्यू वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी कवर किया। अब थोड़ा तुम घर में सोचना, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, तुम इसे सोचना कि क्या ये मैं कर सकता हूं क्या। जरा सोचना इस क्वेश्चन को। इसे एक नया फोर्स मैंने बनाया, मान लो मैं खुद सोच रहा हूं क्वेश्चन को कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा काम करता हूं कि किसी भी फोर्स को, जैसे यहाँ पे एक्स वाई था, डी एक्स वाई था, कहाँ लिखा मैंने ये चीज, यहाँ पे लिखा। ऐसे ही सपोज को एक नया फोर्स मैंने सोचा। ये क्वेश्चन कैसे सोचा जाता है वो बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई मैं चाहता हूं लेना, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर दूंगा और यहाँ पे डी वाई हो जाएगा, और प्लस एक बार वाई को बाहर करूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इस बार, तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली 2y लिखूंगा मैं, 2y और dx। तो देखो अब मैंने अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया। मैं बोलूंगा कोई भी फोर्स है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y है, एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2y, ध्यान से देखो, आई कैप। अगर ऐसा कोई फोर्स है तो उसका वर्क डन निकालो। एक नया क्वेश्चन बना दिया, तो करके देखना। तो ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई, क्योंकि आई जे कैप यहां पे है और आई कैप यहां पे है। लिखता हूं अगले पेज में, ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दी। एक्स स्क्वायर और 2y के से फंक्शन से कर दिया फ्रेम मैंने क्वेश्चन को। सपोज करो मैंने बोला कि क्वेश्चन एफ इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर जे कैप, एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2y आई कैप। अब मैंने बोला वर्क डन बताओ, कोई भी लिमिट दे दिया इस फोर्स से, तो तुम एक्चुअल में लिखोगे एफ डॉट डी आर। देख रहे हो, हाँ सर इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि तुम फंसो मत। और यहां से जब लिखोगे कि एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2y आई कैप और डॉट करोगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप, तो आई के साथ जाता है, जे के साथ जाता है, तो जे यहां है, देखो यहां है, ये एक्स स्क्वायर डी वाई तुम लिखोगे, हाँ, और आई यहां है, देखो ये 2y dx लिखोगे। तो दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें नहीं बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ये कुछ फंक्शन का हो सकता है, अब सेट करके देखना पड़ेगा कि एक फंक्शन बाहर है, यानी कि एक्स स्क्वायर डी वाई हो सकता है। लेकिन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर बनाने की कोशिश करे तो इट टेक्स टाइम, बट इतना नहीं आता है नीट वीट में। लेकिन कभी छोटा क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है, बहुत जगह आया हुआ है ये क्वेश्चन। लेकिन अब तुम्हें मैंने सिखा दिया है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई को जब करते हो तो एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई और फिर 2y dx आ जाता है। तो एक्चुअल में इस फंक्शन के बदले dx स्क्वायर वाई लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बताओ। इस फंक्शन के बदले ये लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर इंटू वाई। देखो, और अब तुम लिमिट कुछ भी लिख सकते हो। सपोज करो मैं बोल दूं यहाँ पे 0, a से लेके तुम 8, 0 तक गए, तो लिमिट रख देना। ये बात का बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सॉल्व कर लेना, मैं आगे नहीं जा रहा। अब इसके आगे तुम करो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हें कि ऐसा फंक्शन कभी दिखे तो आंख बंद करके एक्स का पावर n मत लगा देना, निपट जाओगे। तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट। अगर एक्स स्क्वायर है और वाई है और वाई है और dx है तो तुम एक्स का पावर n नहीं चला पाओगे यहाँ पे। तो तुमको इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। और ये फिर d खत्म होके x² y हो जाएगा और लिमिट रख दो वहां पे 0, a to
A,0। ये तरीका है क्वेश्चंस को फ्रेम करने का, समझने का और सॉल्व करने का। बोलो, एकदम डन है? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा? तो आराम से इसको तुम आगे बढ़ा सकते हो और चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो ये एक नई न्यू वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मैंने कवर कर दिया। अब मेरा जो हेडिंग है उसको सॉल्व करता हूं। मैंने बताया वर्क डन बाय द वेरियस फोर्सेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है। जनरली एक परसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क हमेशा निगेटिव होता होगा, लेकिन ये गलत परसेप्शन है। फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कभी कभी तुम सोचते होगे कि वर्क जो तुम डन करवा रहे हो सिचुएशंस, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे, वो वर्क जो होगा वो फ्रेम, मतलब अगर तुम सिचुएशन को चेंज करोगे तो वर्क क्या हो सकता है, कभी कभी ये भी सोचोगे। तो वर्क एक्चुअल में फ्रेम डिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है, फ्रिक्शन का वर्क जीरो यस होता है। तो ये सब सिचुएशंस अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा लेवल और डीप कर रहा हूं मैं। तो पहले छोटा छोटा चीज करते हैं। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन पर फोर्स पढ़ते हैं, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स पढ़ते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, फिर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फिर वर्क डन बाय द सूडो फोर्स भी पढ़ लेते हैं, जिसमें यह भी समझ में आएगा कि हाउ वर्क इज फ्रेम डिपेंडेंट। अब मैं वेरियस काइंड ऑफ फोर्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फोर्स स्टार्ट करता हूं। कौन सा? वर्क डन बाय, जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय, जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक, अब ये अच्छा से लिखा गया हो, बस मेरे को यही दिक्कत होता है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत अच्छा लगा मुझे, ये लिखा गया अच्छे से, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, ये देखो ध्यान से, तुम्हें मजा दिलाता हूं। अब मैं फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। सपोज करो वी हैव सम एग्जांपल, हमने कोट किया एग्जांपल कि एक ब्लॉक है, मान लो वी हैव वन ऑफ द ब्लॉक, वी हैव अनदर ब्लॉक, दिस वन। ये दोनों ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में है और मैंने क्या किया है वो देखना, एक फोर्स यहां पे लगा दिया, कुछ भी मान लो, जितना मानना चाहते हो, जल्दी से बता दो क्या मानना चाहते हो फटाफट से। तो सर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हैं मान लो। ठीक, अभी मैं फ्रिक्शन नहीं लिया, अभी स्मूथ ले लिया हूं सरफेस, एक एक करके ऐड करता हूं मैं। ओके, मान लो ये कितने का है, मान लो 15 kg का है। ओके, मान लो ये 5 kg का है। ओके, और यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। मैंने बोला ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी। मेरा क्वेश्चन सुनना, फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी ऑन बी, ऑन ए, ऑन द सिस्टम ए एंड बी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है यहां पे, वो उसको क्लियर करना जरूरी है। फाइंड वर्क डन बाय द नॉर्मल, वर्क डन बाय द नॉर्मल। नॉर्मल कहां पे लगेगा? इन दोनों के बीच में लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा। वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन ए, ऑन बी, ऑन सिस्टम, सिस्टम। ये हमारा क्वेश्चन है। इन तीनों के ऊपर तुम्हें हमें वर्क डन बाय द नॉर्मल निकालो। तो मैंने तुम्हें बड़ा ही प्यार से बताया हुआ है कि नॉर्मल निकलेगा कैसे। पहले तुम एक्सेलरेशन निकाल लो इन दोनों से, यही सिखाया है मैंने खूब सारा। पहले इसमें एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है जल्दी से बताओ सर। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एफ नेट बाय एम नेट। बोलो हाँ है ना? यस सर। एफ नेट कितना है देखो, इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। और मास कितना है? 15 और 5 20। इसका एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने बार बार बोला है कि आगे वाले का एफबीडी बना के हमेशा नॉर्मल निकाल लिया करना। तो अगर मैं इस 5 kg का एफबीडी बनाऊं, 5 kg का एफबीडी बनाऊं, मैं सपोज कर लो इस 5 kg के बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? वो नॉर्मल ही तो है जो इसके बीच में लग रहा है। और मैंने 50 बार बताया कि तुम 5 kg का एफबीडी बनाओ तो नॉर्मल निकालो, या फिर तुम 15 kg का बनाओ तो नॉर्मल निकालो। नॉर्मल यहां पे एक्शन रिएक्शन है। इस 5 kg के ऊपर नॉर्मल इधर है तो इसके ऊपर नॉर्मल इधर है। ये दोनों एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है।
ये हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, है कि नहीं? ये बात क्रिस्टल क्लियर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो नॉर्मल जब तुम निकालने बैठोगे तो ये 5 kg को जो एक्सेलरेशन दे रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दे रहा है। ये कौन दे रहा है? ये नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक ही दे रहा है। देखो न्यूटन्स लॉ यूज हो रहा है अब। तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 इंटू 1, तो होगा 5 न्यूटन। अब किसी को अगर इसमें डाउट है कि सर 15 kg का एफबीडी बनाएंगे तो क्या नॉर्मल 5 ही निकलेगा? निकाल के देखो, पेन कॉपी चलाओ, लिखो यहां पे 15, इधर लिखो n, लिखो 20 माइनस नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल 15 kg के पास अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये इसको इधर धक्का देगा तो ये इसको इधर देगा, क्योंकि न्यूटन बाबा ने हमें यही बताया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 15 kg जो 5 kg को फोर्स लगा के इधर धक्का देगी, तो 5 kg 15 kg को इधर फोर्स लगा के धक्का देगी, और उतने ही फोर्स से दगाएगी जितना 15 5 को लगा रहा था। ये अगर तुम्हें बहुत अच्छे से फील दिलाया मैंने न्यूटन्स लॉ में, तो उसका यूज डायरेक्ट कर सकते हो तुम। तो जो नॉर्मल इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है वही नॉर्मल 15 पे लगेगा, और इक्वेशन बना के भी देख लो, 20 माइनस n बराबर 15, तो n उधर और ये इधर, तो 5 ही आ गया आंसर। मैंने निकाल दिया। कितने लोगों को समझ आया कमेंट करके बताना। तो नो द सिचुएशन इज, अब आपने 3 क्वेश्चन रेज किया है सर, आपने ये तो क्लियर कर दिया कि नॉर्मल रिएक्शन आपके पास इन दोनों सिचुएशन में सेम है। अब आप वर्क डन बताओ सर। ए के ऊपर नॉर्मल इधर लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मैं बता देता हूं, मान लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला फाइंड वर्क डन बाय द नॉर्मल ए बी सी ऑन t is equal to 0 to t is equal to 5 minutes 5 सेकेंड। अब देखो मैंने जान के टाइम इंट्रोड्यूस किया है यहां पे। ये क्या बोल दिया सर, टाइम क्यों लिया? क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन निकलवा दिया, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 है, तो ये दोनों ब्लॉक में ये एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो 5 सेकेंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो हर एक चीज यूज करना सिखाता हूं मैं, क्वेश्चन का लेवल अप हो गया। अब जैसे ही ये ut इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a का वैल्यू 1 है, t का वैल्यू 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। देखा, 12.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ब्लॉक भी 12.5 मीटर डिस्प्लेस किया, ये भी 12.5 मीटर डिस्प्लेस किया। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा वो समझना। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स यहां से है, ये 12.5 डिस्प्लेस हुआ होगा, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स यहां पे है, ये भी 12.5 डिस्प्लेस हुआ होगा। तो वर्क डन अगर देखोगे, वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन ए, तो ये क्या होगा, ए के ऊपर धक्का नॉर्मल उधर लगा रहा है, तो नॉर्मल इंटू दिस, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, निगेटिव वर्क होगा। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल देखो माइनस, देखो मैंने लिखा है n इंटू एस। वाई दिस इज माइनस? बिकॉज नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है n वेक्टर डॉट s वेक्टर, ये जो वर्क डन निकाल रहे हो तुम, ये n s cos 180 ट्रीट होगा एक ए के ऊपर, क्योंकि नॉर्मल इधर लग रहा है, ध्यान से देखो, और इसीलिए cos 180 माइनस 1 होता है। तो इसका आंसर जब निकालोगे तो माइनस n का वैल्यू कितना निकाला, 5 न्यूटन का, s का वैल्यू कितना निकाला, 12.5 का, ये दोनों का प्रोडक्ट कर दो, जो आया वो लिख दो, इतना जूल आया। अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन b, तो b के ऊपर देखो पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि इस बार cos 0 है, b जो ये वाला ब्लॉक है उसके ऊपर नॉर्मल भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो इस बार जब लिखोगे वर्क डन, तो लिखोगे n वेक्टर s इंटू कॉस 0 डिग्री, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12.5 जूल। ये पॉजिटिव का वर्क डन होगा, ये निगेटिव का वर्क डन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये दोनों बराबर होगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन सिस्टम के ऊपर ऑलवेज 0 होता है, ये मैं बताया भी था तुम्हें। कहां पे कांस्टेंट रिलेशन के टाइम पे। कितनों को याद था जरूर कमेंट करके बता दो फटाफट।
यस सर, कांस्टेंट रिलेशन में आपने ये चीज कवर किया था। तो यहां पे मेरे भाई कहानी तो जबरदस्त चल रहा है सर। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल ऑन सिस्टम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 जूल। और यही बता रहा है कि बिकॉज दिस इज इंटरनल इन नेचर, लिख लो पेन कॉपी में, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0, हेयर नॉर्मल इज द इंटरनल फोर्स। देखो कितना बढ़िया डेप्थ महसूस हो रहा है तुम्हें सब्जेक्ट का। इन सिमिलर फैशन अगर मैं एक और काम करूं ऐसे सिचुएशन में, मान लो मैंने बोला कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स निकालो, मान लो मैं बोलता हूं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स मैंने लिखा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, देखो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, मजा आ जाएगा फिर से तुम्हें। तो सर इस बार भी टेंशन को इंटरनल बना दोगे क्या? इट डिपेंड्स, हो सकता है मैं टेंशन कुछ और बना दूं, है ना। वर्क डन बाय द स्यूडो टेंशन फोर्स इन द केस ऑफ स्यूडो फोर्स, टेक अनदर सिचुएशन वेयर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इन द केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बताता हूं मैं, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑब्लिक स्यूडो, और एक और चीज बता देता हूं, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो ये तीनों चीज सिखाता हूं अभी, मजा दिला देता हूं अभी तुम्हें। पहले तो ये सिचुएशन बड़ा ही इजी वे में एक काम कर लो तो, कि देखो इंटरनल फोर्स का वर्क डन बाय द टेंशन, तुम्हें खूब सारा चीज मजेदार चीज सिखाता हूं अभी, मजा आ जाएगा तुम्हें, देखते चलो। यहां पे अगर मैं क्या करूं कि इनके बीच में एक रोप लगा दूं और मैं बोलूं कि बताओ वर्क डन बाय द टेंशन क्या है, सिचुएशंस को देखना बेटा। और एट द सेम इंस्टेंट मैं दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे रेज कर दूं एक और मैं बोलूं कि देखो हमारे पास एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, देखो तुम्हें मजा कैसे दिलाता हूं मैं तुम्हें। वी हैव पुली ब्लॉक सिस्टम, ओके, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या कर दिया भैया, गैप कुछ ज्यादा रख दिया, दिक्कत कर जाएगा मेरे को पुली बनाने में, है ना। अब पुली बना देता हूं, ये लो, लो मजा आया, ये हो गया मान लो। ये मान लो 10 kg का बॉडी है, ओके। ये कितने का मानोगे, जो भी मन करे कितने का मानोगे, 5 kg का मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है हमें। मान लो मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड से लिफ्ट कर दिया, मान लो ग्राउंड से लिफ्ट कर दिया, ऐसा कर दिया। ये क्वेश्चन देखो कितना मजा देगा तुम्हें। ये ग्राउंड से मैंने क्या किया, इसको लिफ्ट कर दिया, मान लो, देखो कैसे लेवल अप करता जा रहा हूँ। ये वाला हाइट कुछ दे दिया मैंने तुम्हें, कितना हाइट मानना चाहते हो, लेट इट बी 2 मीटर। अब मैंने इसमें पूछ दिया फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द टेंशन, कुछ भी पूछ सकता हूं, ऑन 5 kg, ऑन 10 kg, ऑन सिस्टम, जो मन करे वो पूछ सकता हूं। तो यार एक काम करो, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये नीचे आएगा तो इसका डिस्टेंस तो ये ज्यादा बेटर है, फिर ये नीचे आएगा एक्चुअल में, है ना। इसका डिस्टेंस तो 2 मीटर, ये ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है। ये डिस्टेंस तो 2 मीटर का, तब ज्यादा मजा आएगा। ये क्योंकि ये पता होना चाहिए ना ये कितना आया, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो नीचे आएगा ही नहीं, वो तो ऊपर जाएगा, क्योंकि 10 kg इधर है। तो देखो टेंशन का सिचुएशन यहाँ पे भी वर्क डन हो सकता है। देख अनदर सिचुएशन, मैं तुम्हें बताते जा रहा हूं कि एक ही चीज को कितने वैरायटी से कवर किया जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई भी एक रोप है और मैं एक आर्क पे या फिर सर्कुलर टर्न पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने एक रस्सी में एक स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे एक बॉब लगाया और मैं रस्सी को नचाए जा रहा हूँ। मान लो ये एम मास का है और इसको इस सर्कुलर पाथ पे टक 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 करे जा रहा हूँ। पूरा हो सकता है सर्कल पे भी नचाऊं या हो सकता है किसी आर्क पे भी मैं नचा सकता हूँ, ऐसा भी नचा सकता हूँ। मान लो इसको थोड़ा सा जान के मैं डिलीट कर रहा हूँ,
ताकि तुम्हें समझ में आए सर एक पर्टिकुलर आर्क पे ही न जा रहे हैं। यहाँ पे मान लो ऐसा ही सिचुएशन मैंने रेज कर दिया कि कोई ब्लॉक का ये सेंटर था। देखना, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सीखो। ये सेंटर है और ये वाला ब्लॉक है और ये एम मास का बॉडी जो है वो रोटेट कर रहा है, मान लो ऐसे 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 सर्कुलर पाथ पे। क्या बात समझ में आ रही जा रही है? मजा आ जा रहा है? तो यहाँ पे इन सब सिचुएशंस को समझेंगे अभी और ये सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पे, सूडो फोर्स का, टेंशन का, इसका। तो जरा सा समझो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला ब्लॉक 5 kg का है, ये वाला ब्लॉक 10 kg का है, हमने यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया है जिसका वैल्यू है मान लो 30 न्यूटन का, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले टेंशन निकालना होगा। क्वेश्चन वही है, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ए, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन बी, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन ऑन सिस्टम। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टेंशन निकालना है। तो मैंने बताया था कि जितना इसे खींचोगे उतना ये भी खिंचाएगा, इन दोनों के बीच में ये स्ट्रिंग जो है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो यहां पे जब तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट फोर्स 30 का है और नेट मास 15 का है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो किसी एक का एफबीडी बना लो, ए का एफबीडी बना लो और इसके ऊपर ये टेंशन ही तो है जो ए का मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो 10 न्यूटन का टेंशन फोर्स आ जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन एवरीवेयर सेम होता है, तो यहां भी 10 ही होगा और यहां भी 10 ही होगा। फिर से मैं बोल सकता हूं कि जब ये बॉडी को मैंने डिस्प्लेस किया है कुछ डिस्टेंस मान लो, या फिर टाइम के फ्रेम पे भी मैं दे सकता हूं। देखो, फाइंड द नेट वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सिस्टम, वो ऑलवेज 0 होगा क्योंकि टेंशन फिर से इंटरनल है, क्योंकि टेंशन जितना इधर की तरफ एक्ट कर रहा है उतना ही टेंशन इधर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ही ये डिस्प्लेस होगा, तो T इंटू एस का वर्क डन होगा, ये माइनस T इंटू एस का होगा, दोनों 0 हो जाएगा। तो मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा वर्क डन बाय द टेंशन ऑन बी, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ए, क्योंकि सिस्टम का तो खेल अब तुम्हें सिखा दिया कि जब भी दिख जाए कि पेयर में है और वो इंटरनल है तो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय द इंटरनल। अब तुम्हें समझ में आया, इंटरनल एक्सटर्नल वगैरह। इंटरनल फोर्स ऑलवेज पेयर में आकर करता है, एक्शन रिएक्शन टाइप का चीज क्रिएट कर देता है। देखो सिस्टम पे ये हमेशा वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर इंटरनल फोर्स का वर्क डन ऑलवेज 0 होता है। व्हाट आई एम सेइंग हियर, अंडरस्टैंड दिस इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। देखो कितना मजा आया तुम्हें, क्या समझ आ रहा है? तो यहां पे जो होगा टेंशन वो हो जाएगा 10 न्यूटन का। इसके ऊपर निकालोगे तो भी 30 माइनस टी बराबर एम ए करोगे तो वो भी 10 ही का निकलेगा। लेकिन मेरा कंसर्न तो कुछ और रहता है, ऑलवेज वर्क डन रहता है। तो वर्क डन बाय द टेंशन ऑन 5 kg ऑन ए, तो ये कितने देर में, इस बार मान लो मैंने दे ही दिया डिस्प्लेसमेंट, मान लो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितने में होगा, हाफ ए टी स्क्वायर में होगा। वो 10 सेकेंड में नहीं, रूट अंडर 10 सेकेंड में होगा। तो एक्सेलरेशन है तो मैं टाइम भी दे सकता हूं, लेकिन पिछले में टाइम दे दिया इसलिए नहीं दिया। तो इस बार ये 10 जाएगा तो ये भी 10 ही जाएगा। हो जाएगा कितना, टेंशन का फोर्स 10 न्यूटन का इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 का, ये हो जाएगा 100 जूल का वर्क डन। वर्क डन बाय द टेंशन ऑन बी, ये टेंशन इस बार -10 का होगा, सॉरी 180 डिग्री का एंगल होगा, तो निगेटिव वर्क डन होगा। डायरेक्ट लिख दो, -10 इंटू 10 लिखना पड़ेगा सर, क्योंकि इस बार टेंशन डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। टेंशन डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में है, नेगेटिव वर्क डन हो गया। और सिस्टम के ऊपर जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स है, इसीलिए +100 और -100 दोनों को सम करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। मजा आ गया तो आग और बिल बरसा दो। अगेन टेंशन इज द इंटरनल इन दिस सिचुएशन, दैट्स व्हाई द सिस्टम के ऊपर टेंशन का फोर्स 0 आया है मेरे भाई। नाउ अनदर सिचुएशन वी हैव, सपोज करो ये क्वेश्चन है, इसमें टेंशन निकालने का ब्रह्मास्त्र बता रखा हूं मैं, डबल ए आर्मी। जल्दी से बताओ तो, बिना पेन चलाए, बिना कुछ किए हुए। सर ये आपने टेंशन बताया ऐसे सिचुएशन में 2 म्यू जी, ये म्यू क्या होता है सर, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। जिसको ये नहीं आता है, पहली बार देख रहे हो तो न्यूटन्स लॉ मेरा देखना, सीधा टेंशन होता है 2 म्यू जी। तो ये होता है 2 म्यू का वैल्यू होता है m1 m2
बाय m1 प्लस m2 और इंटू जी का वैल्यू होता है 10। डायरेक्ट टेंशन, हाँ यही तो मजेदार बात है। 5 3 जा 15 तो हो गया ये 200/3। 200/3 न्यूटन का टेंशन फोर्स निकाल दिया मैंने। बोलो, ऑल्दो इसका मैं ये डिस्टेंस नहीं देता तो भी हो जाता, लेकिन मैंने बोला फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन व्हेन 10 kg ब्लॉक स्ट्राइक्स द जस्ट स्ट्राइक्स द सरफेस। ऐसा लिख दिया, लिख दो फाइंड वर्क डन बाय द टेंशन, कहां पे, ऑन ए, ऑन बी, ऑन सिस्टम, सब कुछ लिख लो। वर्क डन बाय द ग्रेविटी तुम लोग होमवर्क कर लेना। कब, व्हेन 10 kg block touches the floor। मजा आया। तो ये जब फ्लोर को टच कर रहा है ना सर, तो यहां पे टेंशन ऊपर लग रहा है, जा नीचे रहा है। तो जा तो 2 मीटर रहा है, टेंशन का वैल्यू 200/2 है। ये अपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय द टेंशन ऑन ए, निगेटिव वर्क डन होगा 200/3 इंटू 10, इतना जूल। वर्क डन बाय द टेंशन ऑन बी, पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि टेंशन दोनों में इतना ही है, और अगर ये 10 गया है नीचे, ये पक्का 10 ऊपर जाएगा। बोलो मजा आया क्या? क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में जो रस्सी है वो चेंज नहीं हो रहा है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा। और देखो फिर से टेंशन इस सिस्टम पे इंटरनल है, तो वर्क डन बाय द टेंशन ऑन सिस्टम अगर करोगे तो ये जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, फिर से 0 जूल आ जाएगा। बोलो मजा आया। वर्क डन बाय द ग्रेविटी होमवर्क दे रहा हूं इसी में। वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन ए, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन बी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन सिस्टम। ये तुम निकाल के दिखाना मुझे, दिस इज होमवर्क। आया मजा? इन द अनदर सिचुएशन, यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय द टेंशन, तो एक चीज और याद रखना, कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। और रस्सी से नचाओ या स्प्रिंग से नचाओ या कैसे भी नचाओ, अगर सर्कुलर आर्क पे हो रहा है या सर्कुलर पूरा कंप्लीट सर्कल कर रहा है, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स है उसका वर्क डन ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि यह हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बीच का और टेंशन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और सिमिलर सिचुएशन यहां पे भी होगा। ये देखो 90 डिग्री, यहां पे देखो 90 डिग्री। तो ये सिर्फ टेंशन के लिए है। mg का वर्क डन इसमें निकालना पड़ेगा तुम्हें, अभी निकाल के देखना तुम। तो here the work done by the centripetal force और work done by the tension, एक्चुअल में मास दे दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में नेट फोर्स है T माइनस mg, तो मुझे इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए था। तो वर्क डन बाय द टेंशन जो होगा वो हो जाएगा क्या, टेंशन डॉट ds का इंटीग्रेशन, और ये जो डॉट खोलोगे तो लिखोगे टेंशन ds इंटू कॉस 90, दिस इज ऑलवेज, और इसके चलते हो गया ये टेंशन इंटू ds और cos 90 0, तो आंसर हो गया 0 जूल। तो इसीलिए ये 90 डिग्री के चक्कर में 0 हुआ है, ध्यान रखना। इस सिचुएशन में 90 डिग्री के चक्कर में 0 हुआ। लेकिन टेक अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव अ लिफ्ट। देखो सपोज करो हमारे पास लिफ्ट है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन मैंने दे दिया है कितना, इधर कुछ भी मान लेते हैं, मान लो g/2 मान लो, g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिफ्ट जा रही है। लिफ्ट के अंदर एक रस्सी है और एक ब्लॉक है। देखना ब्लॉक का वैल्यू है मान लो कितना, 5 kg मान लो, या m ही मान लो, अब तो m ही के टर्म में लिख लेता हूं मैं। अब मैंने यहां पे देखो पूछा वर्क डन बाय द स्यूडो बताओ, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताओ। हमारे पास 2 फ्रेम है। अब एक तो ग्राउंड फ्रेम है, एक बंदा है ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है, ये वर्क डन निकालना चाहता है।
और एक बंदा है जो इसके अंदर में है, ये वर्क डन निकालना चाहता है। वी हैव ऑब्जर्वर 1, वी हैव ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा कि यहां पे टेंशन लग रहा है, ये रुका हुआ है तो mg नीचे लग रहा है और मास इंटू mg/2 का स्यूडो इधर लग रहा है, ये स्यूडो फोर्स लगेगा बोलो, और ये ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ये दो फोर्स ये डाल देगा यहां पे। ऑब्जर्वर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा देखना। ऑब्जर्वर 1 विल कैलकुलेट टेंशन इज mg plus mg/2, दिस इज द नेट टेंशन 3 mg/2। बट ऑब्जर्वर 1 देखेगा कि ईच एंड एवरी इंस्टेंट ये टेंशन जो है इससे आगे नहीं जा पाया क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P जहां पे टेंशन एक्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक लिखता हूं, ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक with respect to observer 1 is 0. Therefore, work done by the tension with respect to observer 1 is 0. आया मजा। ये ऑब्जर्वर 1 देखेगा कि भैया ये तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हमेशा यही डिस्टेंस दिखेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वर्क 0 हो जाएगा। But from the reference frame of observer 2 ये इक्वेशन बनाएगा टेंशन माइनस mg बराबर ma, और ये भी टेंशन उतना ही निकालेगा, लेकिन इसे अभी लिफ्ट का ये हाइट दिख रहा होगा क्योंकि ये g/2 एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये कुछ और दिखेगा। आया बात समझ में? तो देखो इन टाइम t मैं लिखता हूं, इन टाइम t, किसी टाइम t में इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इससे दिखेगा ये g/2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है क्योंकि ये g/2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखेगा ना। लिफ्ट सामने अगर चल रही होती है तो जो सामने फर्स्ट फ्लोर पे तुम हो तो फर्स्ट ही फ्लोर पे दिखती है क्या? नहीं ना, सेकेंड थर्ड फिफ्थ तुम वहीं पे खड़े हो ग्राउंड फ्रेम पे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में तो ऊपर जाए जा रहा है। तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये जो टेंशन है उसने वर्क डन किया, देखो यहां पे कैसे, हाफ GT स्क्वायर से। तो ये जो वर्क डन बाय द टेंशन है विद द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर 2, वो टेंशन का वैल्यू तो इतना ही निकालेगा 3 mg/2 ही। मैंने बताया था कि ग्राउंड फ्रेम में जो इक्वेशन लगेगा ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में वो लगेगा टेंशन माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस बार टेंशन निकालोगे तो mg उधर आ जाएगा, तो ये भी वही हो जाएगा 3 mg/2 ही, देखो। लेकिन इस बार ये डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा जो पहले नहीं था। एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो 3 mg/2 इंटू GT²/4 ये होगा, और ये अभी आया है जेईई मेन में 2-3 बार। देखो कभी भी नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन। हमने क्या सीखा यहां से? वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है तो इसके लिए वर्क 0 है, अगर ये बाहर है तो वर्क ये देखो ये है। और वर्क डन बाय द स्यूडो, इसके लिए भी स्यूडो जो है वो mg/2 है, वो भी वर्क नहीं करा। लेकिन मेरे लिए ऑब्जर्वर 2 के लिए स्यूडो ने वर्क किया। कितना? स्यूडो mg/2 है और ऊपर ये वाला वर्क डन है। तो अगर मैं यहीं पे मैं पूछता तुमसे वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर 1, तो ये भी लिखेगा 0 बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो, एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1 इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसीलिए ऐसा गेम हो जाएगा। लेकिन ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स क्या होगा? स्यूडो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, इंटीग्रेशन। तो इस बार स्यूडो एक कांस्टेंट फोर्स है, तो तुम इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो लिखोगे स्यूडो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। जरा सा इसको समझो। अब स्यूडो फोर्स किधर है? नीचे mg/2, और इन टाइम टी निकाल देते हैं टाइम का वैल्यू।
तो ये टाइम टी में g/2 के एक्सेलरेशन से इसे दिखेगा कि यह हाफ जी टी स्क्वायर का हाइट ऊपर कवर किया। तो इन टाइम टी ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन टाइम टी सूडो फोर्स तो नीचे है कितना, mg/2, और ये माइनस मैंने इसके चलते लिख दिया cos 180 के चलते, या माइनस को बाद में ही लिखता हूं यहां पे -1 cos 180 के चलते, और डिस्प्लेसमेंट हाफ g/2 इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर देखो यहाँ पे, हाफ ए टी स्क्वायर देखो यहाँ पे, तो यही g/4 हो गया है। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं तुम लोग को खिचड़ी ना पके, हाफ a into t square into -1. This is the work done by the pseudo in the reference frame of O2. This is the work done by the pseudo in the reference frame of O1. तो कैसे pseudo का वर्क निकालेंगे, कैसे टेंशन का वर्क निकालेंगे, कैसे सारा खेल खेलेंगे, कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्या समझ आया? अब अपन पढ़ेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स एंड बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज ही इवनिंग में। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे लोग एंड बच्चे लोग, मिलेंगे एक और मस्त और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके जाइए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है, तभी हमारा मेहनत सफल हो पाएगा। और आप लोग खूब सारा कमेंट करके बताइए कि कैसे चल रहा है। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे लोग।